Hello friends, wish you very warm welcome to your own YouTube channel सिविल सर्विस जोन। आज हम डिस्कस करेंगे चांद पर पहुंचने के विभिन्न चरण और भारत द्वारा किए गए चंद्र मिशनों की। तो स्टार्ट करते हैं, चांद पर हमारा सफ़र किन किन अवस्थाओं से होकर गुजरा है। देखिए, चांद पर पहुंचना इतना आसान नहीं है क्योंकि यह एक ऐसा उपग्रह है जो हमारे सबसे करीब है। इस तक पहुंचने पर हमें कई चरणों से होकर गुजरना पड़ा है। सबसे पहला चरण, जिसे हम बोलते हैं फ्लाई बाय मिशन, यह एक ऐसी अवस्था थी जिसमें हमने विभिन्न सैटेलाइट्स को चांद के करीब से होकर गुजारा। फ्लाई बाय मिशन एक ऐसे मिशन होते हैं जिसमें स्पेस क्राफ्ट चांद के पास से होकर गुजरते हैं किंतु उसकी कक्षा में प्रवेश नहीं करते। यह किसी भी आकाशीय पिंड की दूर से अध्ययन करने की एक व्यवस्था है। अब यह मिशन तभी किए जाते हैं जब हमारा कोई स्पेसक्राफ्ट किसी अन्य मिशन पर निकला हो और चांद के करीब से गुजर रहा हो तो वह उसके पिक्चर्स या उससे संबंधित जानकारी एकत्रित कर लेता है। दूसरी अवस्था आती है ऑर्बिटर मिशन की। यह एक फ्लाई बाय मिशन से एडवांस अवस्था है जिसमें हम स्पेसक्राफ्ट को चांद की कक्षा में स्थापित करते हैं ताकि हम चांद की सतह का दूर से सुदूर संवेदन अर्थात रिमोट सेंसिंग के द्वारा वहाँ के वातावरण का अध्ययन कर सकें। हमारा चंद्रयान 1 मिशन ऑर्बिटर मिशन था जो कि 2008 में संपन्न हुआ। नेक्स्ट पर आते हैं हमारा, जिसे हम बोलते हैं इम्पैक्ट मिशन। यह ऑर्बिटर मिशन का ही विस्तारित रूप होता है जिसमें स्पेसक्राफ्ट चांद की कक्षा में घूमता है, साथ ही इसके साथ ही कुछ उपकरण पहुंचाए जाते हैं जो कि चांद की सतह से अनियंत्रित रूप से टकराते हैं। टकराने से पहले यह चांद से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा कर हमारे इसरो के सेंटर पर भेजते हैं। चंद्रयान फर्स्ट में इसी तरह का एक उपकरण जिसे कि MIP कहा जाता है, मून इम्पैक्ट प्रोब, को क्रैश लैंडिंग कराया गया था। इस मून इम्पैक्ट प्रोब ने ही हमें जानकारी दी थी कि चांद पर जल की उपस्थिति है। तभी से चांद को एक्सप्लोर करने की होड़ सी लग गई। इसके बाद आती है चौथी अवस्था जिसे हम कहते हैं लैंडर, अर्थात अब हम चांद की कक्षा में सैटेलाइट स्थापित करेंगे तथा इसके साथ ही कुछ उपकरण को चांद के धरातल पर भी उतारेंगे, पर उनकी लैंडिंग सॉफ्ट लैंडिंग होनी चाहिए, अर्थात बिना नुकसान किए हुए ही हमें उपकरणों को चांद की सतह पर उतारना है ताकि चांद की सतह पर उतर कर वह उपकरण या रोबोटिक मशीन चांद की धरातल के करीब से जानकारी प्राप्त करें, उससे संबंधित डेटा प्राप्त करें। इससे एडवांस अवस्था होती है ह्यूमन मिशन अर्थात चांद की धरातल पर इंसानों को उतारना। यह मिशन सर्वप्रथम USA की स्पेस एजेंसी नासा द्वारा 16 जुलाई 1969 को किया गया। इसका नाम था अपोलो 11, जिसने अपोलो 11 के द्वारा नासा ने 3 अंतरिक्ष यात्रियों को चांद के धरातल पर उतारा था, जिसमें कि सर्वप्रथम चांद के धरातल पर कदम रखने वाले व्यक्ति का नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो यह चांद का हमारे सफ़र की कुछ अवस्थाएं हैं जिसमें सर्वप्रथम हमने देखा कि फ्लाई बाय मिशन, उसके बाद ऑर्बिटर मिशन और फिर हम इम्पैक्ट मिशन, लैंडर मिशन और लास्ट में सबसे अंतिम अवस्था है इंसानों को चांद के धरातल पर पहुंचाना। अब हम चर्चा करते हैं कि भारत ने अपने जितने मिशन चांद पर पहुंचाए हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चंद्रयान फर्स्ट, जो कि 22 अक्टूबर 2008 को चांद के धरातल पर पहुंचाया गया। यह चंद्रयान फर्स्ट एक ऑर्बिटर मिशन प्लस मून इम्पैक्ट प्रोब के साथ वहां पर पहुंचाया गया था, अर्थात वहां पर हमने चांद की कक्षा में एक सैटेलाइट को स्थापित किया था। इसके साथ ही हमने एक मशीन को चांद की कक्षा में क्रैश लैंडिंग के लिए पहुंचाया था। यह चांद की कक्षा में भेजा गया भारत का पहला मिशन था और इसके साथ ही यह पृथ्वी की कक्षा से बाहर भेजा गया भारत का पहला मिशन था। इसके द्वारा हमने चंद्रमा की कक्षा में रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को भेजा था, अर्थात कि आकाश में उड़ते हुए सैटेलाइट दूर से ही चंद्रमा की धरातल से संबंधित जानकारी एकत्रित करते हैं। इसके साथ ही मून इम्पैक्ट प्रोब की चर्चा कर लें तो मून इम्पैक्ट प्रोब वह मशीन थी जो कि चांद के धरातल पर जाकर टकराई और इसी टकराने के से
तुरंत पहले उसने चांद के धरातल के सबसे करीब से फोटोज या जानकारी प्राप्त की, जिसमें उन्होंने बताया कि चांद के धरातल पर पानी उपस्थित है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा दूसरा चंद्र मिशन रहा, जिसे हमने चंद्रयान 2 या लूनार 2 कहते हैं। यह 22 जुलाई 2019 को भारत ने इसे सक्सेसफुली लॉन्च किया। लेकिन हम देखते हैं कि यह जो मिशन है यह आंशिक रूप से ही सफल हो पाया। यह चांद के दक्षिणी ध्रुव पर दुनिया का पहला सॉफ्ट लैंडिंग मिशन था, अर्थात अभी तक जितने भी मिशन किए गए थे वह चांद की उस सतह पर किए गए थे जहां पर कि सूर्य का प्रकाश पड़ता है। लेकिन चांद का दक्षिणी ध्रुव ऐसा का कुछ हिस्सा ऐसा है जहां पर अभी तक के सूर्य का प्रकाश अरबों वर्षों से नहीं पड़ा है। तो यह साइंटिस्ट के लिए एक जिज्ञासा का विषय है और यह माना जाता है कि यहाँ पर क्रेटर में बर्फ के रूप में पानी की उपस्थिति हो सकती है। इसके साथ ही विभिन्न सारे खनिज और ज़रूरी तत्वों की उपस्थिति का भी यहाँ पर अंदाज़ा लगाया गया है। चंद्रयान 2 आंशिक रूप से ही सफल रहा, क्योंकि चंद्रमा की सतह से 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही इसरो का विक्रम लैंडर इसरो का विक्रम लैंडर से संपर्क टूट गया। चंद्रयान 2 आंशिक रूप से सफल रहा, क्योंकि लैंडर जो कि सॉफ्ट लैंडिंग के लिए डिज़ाइन किया गया था, चंद्रमा के धरातल पर पहुंचने पर वह क्रैश हो गया और उसके अंदर बैठा हुआ रोवर भी डैमेज हो गया। इसके साथ ही ऑर्बिटर जो कि सैटेलाइट की तरह चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगा रहा था, वो अभी भी चक्कर लगा रहा है, जिसका प्रयोग हम चंद्रयान 3 मिशन में भी करेंगे। अगर हम इस तरह देखें तो चंद्रयान 2 में हमने 3 उपकरण पहुंचाए थे। एक था हमारा ऑर्बिटर, दूसरा था हमारा लैंडर और तीसरा था हमारा रोवर, जिसमें कि लैंडर और रोवर ने अपना काम नहीं किया और ऑर्बिटर अभी तक के कार्यरत है। इसका प्रयोग हम चंद्रयान 3 में करेंगे। अब हम बात करते हैं चंद्रयान 2 के मॉड्यूल। जैसे कि मैंने अभी ही चर्चा किया कि चंद्रयान 2 में 3 मॉड्यूल थे, यानी 3 उपकरण लगे हुए थे। पहला ऑर्बिटर, मतलब ऑर्बिटर वह उपकरण या फिर वह सैटेलाइट होता है जो चांद की कक्षा में या ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। तो चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर चंद्रमा की सतह से लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्कर लगाने के लिए डिजाइन किया गया और चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया। इसके साथ ही दूसरा उपकरण रहा विक्रम लैंडर, जिसका नाम हमने विक्रम रखा, अर्थात यह वह उपकरण है जो चांद की सतह पर उतरेगा, लैंड करेगा। यह लैंडर में प्रज्ञान रोवर अर्थात एक ऐसा उपकरण था जो कि चंद्रमा की सतह पर जाकर रोव करेगा, घूमेगा, वह उसके अंदर स्थापित था। यह चंद्रमा और ऑर्बिटर, विक्रम लैंडर, यह सब हमारे इसरो के बेंगलुरु के ब्यालू में स्थित इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क के संपर्क में रहते। तीसरा उपकरण था रोवर। यह 6 पहियों वाला रोबोट था जो कि विक्रम लैंडर के अंदर था और इसका काम था चांद की सतह पर घूमकर जानकारी एकत्रित करना। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा चंद्रयान 2 में सिर्फ ऑर्बिटर ने अपने कामों को किया और विक्रम लैंडर और रोवर पूरी तरह से असफल रहे। इस असफलता के पीछे जो कारण बताए गए वो कुछ यह इस प्रकार थे, क्योंकि हमें कारणों के पीछे की वजह को जानना ज़रूरी था, ताकि हम जो अगले मिशन करने वाले हैं उनसे सीख कर हम उन गलतियों को सुधार सकें। तो चंद्रयान 2 के असफल होने के कुछ कारण को आइडेंटिफाई किया गया, वो इस प्रकार है। पहला, सॉफ्टवेयर द्वारा गलतियां ढूंढने की सीमित क्षमता, अर्थात कि हमने जो चंद्रयान 2 में सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग की थी उनकी खुद से एरर को डिटेक्ट करना और उस एरर के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना, इसकी जो क्षमताएं थी वो कुछ सीमित थी, अर्थात लैंडिंग एरिया को वह बेहतर तरीके से डिसाइड नहीं कर पाया या डिटरमाइन नहीं कर पाया। चांद की सतह बहुत ही अनइवन है, बहुत गहरे क्रेटर और ऊंचे पहाड़ व पहाड़ियां स्थित हैं। ऐसी जगह पर लैंडर को उतारना बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है, अतः उसका बैलेंस बनाने के लिए एक समतल जगह पर उतारना आवश्यक है। तो यह जो उतारने की प्रक्रिया के लिए जगह का चुनाव करना है,
इस चुनाव करने में सॉफ्टवेयर कहीं ना कहीं असक्षम रहा। इसके साथ ही जो लैंडिंग एरिया था वह बहुत ही छोटा डिसाइड किया गया था। लैंडिंग एरिया छोटा डिसाइड किया गया था, इसका मतलब कि चंद्रयान 2 के दौरान जो हमने जगह निर्धारित की थी वह 500 मीटर इंटू 500 मीटर का एक एरिया था। मतलब चंद्र पहले से डिसाइडेड था कि इसी क्षेत्र के बीच में चंद्रयान 2 उतारा जा सकता है, जो कि एक बहुत ही छोटा क्षेत्र था। वैसे इसके साथ ही तीसरा कारण जो हम देखते हैं वो ये है कि चांद पर लगे हुए चंद्र मिशन के लैंडर पर लगे हुए 5 इंजन पहुंचने के दौरान कई वेग की कई अवस्थाओं से होकर गुजरने वाले थे। जैसे जैसे ये धरातल के करीब पहुंचते हैं, इन इंजन्स का थ्रस्ट कम होते जाता और यह धीरे से चांद की सतह पर उतरते, लेकिन इस क्रम में असफलता हासिल हुई और चांद के इंजन अपना थ्रस्ट को बनाकर रखे, बढ़ाए हुए रखे और अचानक से जाकर चांद की सतह पर टकरा गए, जिसके कारण हमारा लैंडर और रोवर दोनों ही डैमेज हो गए। इन्हीं गलतियों से सीख लेकर चंद्रयान 3 की मिशन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए और अधिक सक्षम तकनीकों के साथ चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। इस बार लैंडिंग साइट को और ज़्यादा बड़ा रखा गया। इस दरमियान जो चंद्रयान 3 के दौरान जो लॉन्चिंग एरिया है उसे बढ़ाकर 4 किलोमीटर इंटू 2.5 किलोमीटर के एरिया को डिसाइड किया गया कि अर्थात अब हम 4 किलोमीटर इंटू 2.5 किलोमीटर के जो एरिया है इसके बीच में कहीं भी चंद्रयान 3 की लैंडिंग करवा सकते हैं। इसके साथ ही एक पॉजिटिव साइड ये था कि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर जो कि अभी तक कार्यरत है उसने काफ़ी करीब से हाई रिजोल्यूशन की इमेजेस हमें पहले से ही भेज दी थी, जिसके द्वारा इसरो ने पहले से डिफाइन कर दिया था कि कौन सा क्षेत्र होगा जो कि चांद पर लैंडर के उतरने के लिए सबसे ज़्यादा सेफेस्ट होगा। तो इस तरह हमारी चंद्रयान 2 ने हमारे चंद्रयान 3 की सफलता को सुनिश्चित किया। अब बात करते हैं हम हमारे मिशन चंद्रयान 3 की। चंद्रयान 3 हमारा बहुत ही सफलतापूर्वक सफल रहने वाला मिशन रहा है। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं जिसकी हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। जैसे चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग डेट जो है वो 14 जुलाई 2023 है, जो चांद की सतह पर 23 अगस्त 2023 को जाकर उतरा। अर्थात यहाँ पर 23 अगस्त 2023 को जाकर इसने सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की। हमारा लैंडर चांद की सतह पर आराम से जाकर उतरा और उसके अंदर बैठा रोवर सक्सेसफुली चांद की सतह पर उतर पाया। जो इसका प्रक्षेपण स्थल था, जो लॉन्चिंग स्टेशन था, वो था सतीश धवन स्पेस सेंटर जो श्रीहरिकोटा में है। जो प्रक्षेपण यान रहा है उसका नाम है LVM-3 लॉन्चिंग व्हीकल 3। इसके साथ ही इसका जो बजट रहा है वो बहुत इकोनॉमिक फ्रेंडली रहा है। इसका बजट 620 करोड़ माना जाता है, जो माना जाता है कि कई हॉलीवुड, बॉलीवुड और टॉलीवुड मूवीज के बजट से भी काफ़ी कम रहा है। इस मिशन की जो लाइफ निर्धारित की गई है वो 1 चंद्र दिवस, इस मिशन की जो लाइफ निर्धारित की गई है वो 1 चंद्र दिवस या फिर 14 पृथ्वी दिवस के बराबर है। अर्थात चांद का एक दिन पृथ्वी के एक महीने के बराबर होता है, तो चांद का जो दिन का समय है वो 14 पृथ्वी दिवस के बराबर होगा। इसी चांद के एक दिन के समय ही अर्थात के 14 पृथ्वी दिवस के बराबर के समय ही चांद पर हमारा लैंडर और रोवर काम करेगा, क्योंकि लैंडर और रोवर को में जो ऊर्जा देने का काम है वो सोलर पैनल करने वाले हैं, जिससे कि सूर्य की ऊर्जा का ही प्रयोग किया जाएगा। इसका जो कुल द्रव्यमान है वो 2900 किलोग्राम है। इसके बाद हम बात करते हैं, देखें तो हमारे चंद्रयान मिशन की सफलता के साथ ही हम देश के चौथे ऐसे देश बन गए हैं जिन्होंने की चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। इसके साथ ही हम पहले ऐसे देश बन गए हैं जिन्होंने की चांद की सतह के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। हमसे पहले सोवियत यूनियन, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, चाइना,
यही 3 देश रहे हैं जिन्होंने चांद की सतह पर कदम रखा है या अपने सैटेलाइट्स को या अपने इन्हीं मशीनों को उतारा है। नेक्स्ट बात करते हैं हम चंद्रयान 3 में कौन कौन से मॉड्यूल हैं या उसमें कौन कौन से उपकरणों को हमने भेजा है। सबसे पहले बात कर लें तो प्रोपल्सन मॉड्यूल। प्रोपल्सन मॉड्यूल अर्थात इसका काम सिर्फ यह था कि यह हमारे लैंडर को, जिसके अंदर की रोवर बैठा हुआ था, चांद की पृथ्वी की तल से चंद्रमा की कक्षा तक लेकर जाए। यह स्थिति प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। सबसे पहले तो हमारे मॉड्यूल ने ये पूरे के पूरे उपकरणों को चांद की कक्षाओं में चक्कर लगाया। चांद की कक्षा में चक्कर लगाते लगाते इन्होंने पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाया। पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाने के कुछ समय बाद ही इन्होंने फिर चांद की कक्षा में प्रवेश किया। चांद की कक्षा में प्रवेश करने के बाद चांद के कक्षा के चक्कर लगाए और फिर एक स्पेसिफिक प्री डिफाइंड टाइम पर यह चांद की सतह पर उतरा। तो प्रोपल्सन मॉड्यूल का कार्य सिर्फ और सिर्फ लैंडर और रोवर को चांद की कक्षा तक पहुंचाना था। हमने चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर का यूज़ नहीं किया क्योंकि जो चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर था वो ऑलरेडी वर्किंग स्टेट में था, जिसका उपयोग हमने चंद्रयान 3 में भी किया है। तो इस प्रकार प्रोपल्सन मॉड्यूल के अलावा दूसरा जो उपकरण है वो है हमारा लैंडर, अर्थात वह मशीन जो कि चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए डिज़ाइन की गई थी। इसके साथ ही यह लैंडर चंद्रमा की सतह, ये लैंडर क्योंकि यह चांद की सतह पर उतरेगा और एक जगह स्थित रहेगा, मतलब कि फिक्स रहेगा। यह चांद की सतह के तापमान का अध्ययन करेगा। इसके साथ ही चांद पर होने वाली सीस्मिक एक्टिविटी को भी स्टडी करेगा। यह एक जगह रहकर स्थिर होकर चांद की सतह का अध्ययन करने वाला है। और इसी लैंडर के अंदर था हमारा रोवर। चलिए हम देखते हैं कि हमने लैंडर में कौन कौन से पेलोड्स यानी कौन कौन सी मशीन डाली है जिनके कुछ स्पेसिफिक काम हैं। ये इनको स्पेसिफिक काम के लिए डिज़ाइन किया गया है। जैसे कि पहली जो हमारी उपकरण है लैंडर के अंदर वो है रामभा। रामभा का फुल फॉर्म है रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। अर्थात यह जो उपकरण है चंद्रमा की सतह पर आयन और इलेक्ट्रॉन्स की जो प्लाज्मा स्टेट है, प्लाज्मा स्टेट का अध्ययन करेगा। इसके साथ ही समय के साथ इन सब में वहाँ के एटमॉस्फेयर में क्या चेंजेस आते हैं उसका अध्ययन करेगा। हमें पता है कि डे टाइम में चांद की सतह पर जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी अधिक हो जाता है, लगभग 150 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और रात में जैसे ही सूर्य का प्रकाश वहाँ नहीं पड़ता है तो टेम्परेचर जो होता है बहुत डाउन हो जाता है। नाइट टाइम में टेम्परेचर क्या हो जाता है, काफ़ी डाउन हो जाता है, जिसका कारण एक यह भी मान सकते हैं हम कि चांद की सतह पर वातावरण नहीं है, जिससे के कारण कि तापमान का बहुत अधिक ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है या संवहन नहीं हो पाता है। तो रामभा इस आयन व इलेक्ट्रॉन की प्लाज्मा अवस्था और समय के साथ वातावरणीय बदलाव का अध्ययन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। दूसरा उपकरण है हमारा जिसे कि हम CHASTF इसका शॉर्ट फॉर्म है, जिसका फुल फॉर्म है कि चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट अर्थात यह क्या करेगा, चांद की सतह के निकट जो टेम्परेचर का भौतिक रूप से जो टेम्परेचर का वेरिएशन है उस पर अध्ययन करेगा कि किस कारण चांद की सतह पर ध्रुवों के निकट, स्पेशली ध्रुवों के निकट किस तरह से तापमान में बदलाव आ रहा है। तीसरा उपकरण की बात करें तो हम इसका शॉर्ट फॉर्म है ILSA, इल्सा जिसे हम प्रोनाउंस करेंगे, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनार सिस्मिक एक्टिविटी। इसका फुल फॉर्म है इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनार सिस्मिक एक्टिविटी। अर्थात यह उपकरण चांद की सतह पर होने वाली भूकंपीय गतिविधियों का अध्ययन करेगी। अर्थात चंद्रमा का जो क्रस्ट और मेंटल है इनका अध्ययन करने के लिए हम इल्सा उपकरण को लगाया गया है, सिस्मिक एक्टिविटीज का अध्ययन करने के लिए। लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर अरे चौथा जो उपकरण है जिसे LRA कहते हैं, यह चंद्रमा पर होने वाली
चंद्रमा पर होने वाली विभिन्न गतियों का अध्ययन करेगी कि चंद्रमा पर जो गतियां हो रही हैं उसकी जो डायनेमिक स्टेट है, डायनामिक स्टेट, चंद्रमा की सतह पर क्या क्या गतिविधियां हो रही है, किस तरह से परिवर्तन आते हैं, उनका अध्ययन LRA के द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही हम देखते हैं कि लैंडर के अंदर बैठी हुई मशीन जिसे कि हम रोवर कहते हैं, इसका नाम रखा गया है प्रज्ञान रोवर। लैंडर का नाम भी रखा गया है जिसे कि बोला गया है विक्रम लैंडर। हम यहाँ पर जो हमारे लैंडर का नाम है वो है विक्रम, जो कि चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम भी विक्रम था और रोवर का नाम प्रज्ञान था। जो प्रज्ञान रोवर है वह विक्रम लैंडर में बैठा हुआ होगा। विक्रम लैंडर के अंदर प्रज्ञान रोवर स्थित था अर्थात, और इसमें जो प्रज्ञान रोवर है वो एक प्रकार का रोबोट है। इसका काम है कि जब लैंडिंग सफलतापूर्वक हो जाए उसके बाद ये चांद की सतह पर उतरे और घूमकर चांद की सतह के डिसाइडेड एरिया में घूमकर यह अपनी जानकारियां एकत्रित करें। रोवर की यह विशेषता है कि यह केवल और केवल लैंडर के संपर्क में होगा। फिर लैंडर यह जानकारी हमारे ऑर्बिटर को साथ ही हमारे इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क को रिले करेगा। ठीक है, तो इस तरह लैंडर ऑर्बिटर और IDSN के संपर्क में होगा, जबकि रोवर केवल और केवल हमारे लैंडर के संपर्क में होगा। रोवर में भी बहुत सारे उपकरण स्थापित किए गए हैं जिनके कि अपने प्री डिफाइंड काम हैं, जैसे कि पहला लिप्स, लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। मतलब यह उपकरण चंद्रमा की सतह पर जो विभिन्न एलिमेंट पाए जाएंगे, इन एलिमेंट्स की मात्रात्मक और गुणात्मक स्थिति का पता लगाएगा। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एक्सपेरिमेंट ऑफ एलिमेंट्स, अर्थात कि जो तत्व हैं वह किस मात्रा में उपलब्ध हैं और उनकी गुणात्मक स्थिति क्या है, इसके बारे में अध्ययन करना काम लिब्स का है। दूसरा जो उपकरण लगाया गया है उसका नाम है APXS अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। इसका काम है चंद्रमा की जो लैंडिंग साइट है, क्योंकि रोवर के लिए एक लिमिटेड जगह ही डिसाइड है जहां पर रोवर घूम सकता है, तो जहां भी जो लैंडिंग साइट डिसाइडेड है उसके आसपास की मिट्टी और चट्टानों में जो भी तत्व एलिमेंट मौजूद हैं उसके बारे में डिटेल स्टडी करना और उससे संबंधित जानकारी एकत्रित करना, ये APXS का काम है। इसके साथ ही मैं बता दूं कि हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चंद्रयान 3 का जो लैंडिंग स्पेस है, जिस जगह पर चंद्रयान 3 ने लैंड किया है उसका नामकरण किया गया है और उसको नाम दिया गया है शिव शक्ति। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हमें याद रखना होगा। चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग स्पेस है उसका नाम क्या है? शिव शक्ति। और इसके साथ ही चंद्रयान 2 ने जहां पर क्रैश लैंडिंग की थी उसका नाम रखा गया है तिरंगा। तो ये हम याद रखेंगे कि चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग स्पेस उसका नाम है शिव शक्ति और चंद्रयान 2 की लैंडिंग स्पेस का नाम है तिरंगा। इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। फिर मिलेंगे दोस्तों नए लेक्चर नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।